हेलो एवरीवन। तो नाउ आज की क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन लोग जो 11 चैप्टर है, ठीक है, उसके सेकंड पार्ट के विषय में। ठीक है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 11 चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट जो क्लास था उसमें हम लोगों ने जो आपके त्रिदोष हैं और उनके प्राकृतिक कर्म क्या हैं, साथ ही साथ उनके वृद्धि क्षय से क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। धातुओं के विषय में भी हमने सिमिलर चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, इस क्लास में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धातु और जो आपके हैं उस धातु जो है उसके क्षय वृद्धि का कारण क्या है। ठीक है, वो जो कम हो जाते हैं या ज्यादा होते हैं उनका वृद्धि क्षय वृद्धि का कारण क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है हमारी कायाग्नि या फिर जो जठराग्नि होती है, ठीक है, हमारे कायाग्नि या जठराग्नि का ही एक अंश धातु तथा धात्वाग्नि के रूप में भी स्थित होता है। तो आपको ये पता है कि धात्वाग्नि के रूप में, ठीक है, जो है धातु का जो अंश है वो स्थित होते हैं। धात्वाग्नि जो होते हैं वो धातुओं का पाचन करते हैं। तो जो धात्वाग्नि होता है वो धातुओं का पाचन करते हैं। और धात्वाग्नि जब मंद हो जाता है तो क्या है, धातुओं की वृद्धि करते हैं। जिसका कफ धात्वाग्नि होता है तथा धातु उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो मतलब जिसमें कफ धात्वाग्नि होगा वो क्या है, उसके शरीर में धातु बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से धातु की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, धातुओं का क्षय भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि जो धात्वाग्नि है वो अगर कम होता है या ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि मंद होता है या तीव्र होता है, उसी की वजह से धातुओं की क्षय या वृद्धि होती है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। पूर्व धातुओं के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है। पहली धातुओं के क्षीण होने पर उत्तरोत्तर जो धातु है वो भी क्षीण हो जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर अपन बात करें, रस धातु अगर बहुत ज्यादा में बन रहा है, ठीक है, तो रक्त भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, और वही चीज है अगर रस क्षय हो जा रहा है, ठीक है, तो रक्त भी कम मात्रा में बनेगा। वही चीज यहाँ पे आपका बताया गया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जो धात्वाग्नि है उसी के ऊपर मैटर करती है आपके शरीर में धातु की वृद्धि व क्षय। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल के विषय में। तो त्रिविध मल का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो कितने प्रकार के मल होते हैं, तो 3 प्रकार के मल पाए जाते हैं। कौन से शरीर में, तो स्वेद मल और पुरुष। ठीक है, तो मल यानी कि यहाँ पे आपका सॉरी मूत्र, मल मतलब यहाँ पे पुरुष को बोला गया है। ठीक है, तो स्वेद, पुरुष और मूत्र, ये क्या है, त्रिविध मल है। तो स्वेद मतलब स्वेटिंग, पसीना, पुरुष मतलब स्टूल, और मूत्र मतलब यूरिन। तो जो शरीर में मलित करे, ठीक है, तो जो शरीर का क्या है, मलन कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, उसे ही अपन क्या कहेंगे, मल कहेंगे। तो मलिनी करम मला, जैसे करके आपने क्रिया शरीर में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जो शरीर को मलिन करे उसे ही मल कहते हैं। मल जो होता है वो शरीर के सातम में होते हैं। ठीक है, जब शरीर क्या है, शरीर से जब मल बाहर निकलते हैं तभी क्या है, शरीर जो है वो ठीक रहते हैं। मल को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होते हैं, अन्यथा क्या हो जाएगा, डिसीज की उत्पत्ति हो जाएगी, रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये यहाँ पे बताया गया। सामान्य मात्रा से कफ बनने पर शरीर में अधिक हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, तो सामान्य से अगर ज्यादा मात्रा में थोड़ा बहुत कफ अगर बन रहा है तो उससे क्या शरीर को हानि नहीं पहुंचती। तो ये लाइन को आप नेगलेक्ट करो। ठीक है, इतना बस याद रखना कि मल 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत, पुरुष और आपका मूत्र। ठीक है, और मल जो है वो शरीर के लिए सातम में होते हैं। और जब शरीर के लिए सातम में होते हैं मतलब शरीर में अगर रहेंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो शरीर आएंगे तो शरीर के लिए सातम में होते हैं। और मल जो है वो उसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। अगर उसे अपन बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या है, व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसको आपको याद रखते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं, अब प्राकृतिक अवस्था में अगर पुरुष है, ठीक है, त्रिविध मल है, तो उसके क्या क्या काम है, और ये अगर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण है। तो वही है कि प्राकृतिक यानी कि अविकृत जो आपके पुरुष है वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, त्रिविध मल के उसके। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। तो पुरुष के विषय में बताया गया है जो आप प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, यानी कि प्राकृतिक अवस्था, इसको भी काट करके आप ऐसे लिख सकते हो, प्राकृतिक। ठीक है, इसके क्या लक्षण है। तो पुरुष जो होता है वो अवष्टंभन का काम करता है, यानी कि शरीर का धारण करने का काम करता है। तो पुरुष का काम क्या है, शरीर में धारण करना। मूत्र क्या करता है, क्लेद वहन करता है, मतलब जो एक्सेसिव जो क्लेद होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, स्वेद जो होता है वो क्लेद वृद्धित होता है, यानी कि क्लेद को धारण करते हैं। तो ये 3 काम बताए गए हैं। ठीक है, तो क्लेद मतलब जो शरीर में आपके एक हिसाब से बोल सकते हो कफ जो बढ़ जाता है, ठीक है, उसको वजह से क्लेद उत्पन्न होते हैं। तो कफ के बढ़ने से क्लेद उत्पन्न होते हैं, तो उसको धारण करने का, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव बढ़ गया तो उसे बाहर निकालने का। ठीक है, इसके अलावा शरीर का धारण करने का, ये सभी आपके त्रिविध मल के काम बताए गए। तो पुरुष का काम क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यू में।
तव स्तंभन, अवस्तंभन मतलब शरीर का धारण करना। मूत्र का काम क्या है, ठीक है, तो उस क्लेद का वहन करता है, यानी कि क्लेद का वहन करना मतलब बाहर निकालना, ठीक है। स्वेद का काम क्या है, तो स्वेद का जो काम है वो आपका क्लेद, क्लेद धृति, ठीक है, तो क्लेद विधृति, क्लेद विधृति मतलब क्लेद को धारण करना, ठीक है। ये आपके क्या है, प्राकृतिक आपके त्रिविध मल के कर्म बताए गए। अब ये जब बढ़ जाते हैं, ये कम हो जाते हैं, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर जैसे कि पुरुष की वृद्धि हुई तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, तो पुरुष अगर बढ़ जाता है, तो पुरुष अगर बढ़ गया शरीर में, तो आपने देखा होगा कि जिन बहुत दिन से स्टूल नहीं गए रहते उनका पेट फूल जाता है, तो आद्यमान की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। ये देखना आप, जब आप बहुत दिन तक आप स्टूल नहीं जाओगे तो आद्यमान यानी कि पेट फूल जाता है, तो ये क्या है, पुरुष वृद्धि के लक्षण है। पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगती है, तो ये भी पुरुष विधि के लक्षण है। गुरुता यानी कि शरीर में गुरुता, हैवीनेस फील होगा, ये भी पुरुष विधि के लक्षण है। और क्या है, वेदना यानी कि शरीर में पेन होगा, तो ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई पेशेंट देखोगे, वो खुद ही बोलेगा कि सर मैं 2-3 दिन से स्टूल आउट नहीं किया हूँ, ठीक है। या बच्चे मोस्ट ऑफ द जो रहते हैं उन लोग नहीं किए रहते हैं, तो देखना उनका पेट अगर आप छू के देखोगे तो एकदम टेंडन फील होगा, ठीक है, तो आद्यमान होगा। आटोप यानी कि गुड़गुड़ाहट भी आएगा, हैवीनेस फील होगा, वेदना होगा, तो ये पुरुष वृद्धि के लक्षण है। अब क्षय के क्या लक्षण है, अगर पुरुष क्षय हुआ तो उसके क्या लक्षण है, तो हृदय पार्श्व में पीड़ा होगा, तो हृदय और पार्श्व में पीड़ा की उत्पत्ति होना। वायु शब्द के साथ में उदर से घूमती है, ठीक है, तो वही है कि वायु शब्द के साथ में उदर में घूमती हुई, यानी कि गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, जैसे आप खाना नहीं खा रहे तो, ठीक है। या फिर पुरुष जब कम होता है शरीर में तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके आवाज आता है, तो वही है कि वायु शब्द में उदर के साथ में घूमती है, और हृदय पार्श्व में पीड़ा होता है, तो ये क्या है, पुरुष क्षय के लक्षण है। फिर बात करते हैं मूत्र क्षय के क्या लक्षण है। अगर मूत्र कम हुए हैं तो क्या होगा, तो बहुत कम मात्रा में यूरिनेशन करेगा, यानी कि अल्प मूत्रता होगा, और कठिनाई से आएगा, जो मूत्र है वो बहुत कठिनाई से आएगा। साथ ही साथ डिस्कलरेशन यानी कि विवर्णता भी आपको देखने को मिलेगा। तो मूत्र अगर कम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अल्प मूत्र आएगा, एक तो कठिनाई के साथ में निकलेगा मूत्र जो है, और डिस्कलरेशन भी देखने को मिलेगा। और वही अगर मूत्र बढ़ गए हैं तो मूत्र त्याग करते समय क्या है, मतलब बार बार अर्जेंसी होगी, यानी कि मूत्र त्याग करने के बावजूद भी मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी, यानी कि संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है, बार बार वो मूत्र त्याग करने जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, इस वजह से ब्लैडर में यानी कि बस्ती में पीड़ा होगा, ठीक है। तो ये मूत्र वृद्धि के लक्षण है कि बार बार मूत्र का त्याग करेगा, फिर भी उसको क्या है, अर्जेंसी बनी रहेगी, ठीक है, और बस्ती में पीड़ा होना, ब्लैडर में पीड़ा होना, तो ये जो है आपके मूत्र वृद्धि के लक्षण है। फिर बात करते हैं स्वेद क्षय के। तो स्वेद क्षय, शरीर में अगर स्वेद जो है, पसीना जो है वो कम हो गया तो क्या होगा, रोमच्युत हो जाएगा, यानी कि जो बाल है वो झड़ जाएंगे, ठीक है, जो बाल है वो झड़ जाएंगे, इन द सेंस आपके जो शरीर के जो बाल है वो झड़ जाएंगे। रोम स्तब्धता, रोम स्तब्धता मतलब जो बचे हुए जो बाल रहेंगे वो स्तब्ध हो जाएंगे, ठीक है, मतलब हल्का सा ये बोल सकते हैं कठोर हो जाएंगे। और त्वक स्फुटन यानी कि शरीर के जो त्वचाएं होंगे उसमें फट जाएंगे, ठीक है, स्फुटन आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, स्वेद की कमी, जैसे कि आपको देखे होंगे एड़ी में जो आपको होता है, ठीक है, हील में जब क्या होता है, स्वेद नहीं निकलता है, कम निकलता है, तो क्या होता है, फट जाता है एड़ी, ठीक है। तो वही है त्वक स्फुटन, एक प्रकार से रोम का च्युत हो जाने, यानी कि वहां पर के बाल झड़ जाते हैं या स्तब्ध हो जाते हैं, तो ये क्या है, स्वेद क्षय के लक्षण है। अगर स्वेद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा पसीना आता है तो बहुत ज्यादा अति स्वेद होगा और दुर्गंध भी आएगा। साथ ही साथ जब बहुत पसीना आता है तो क्या होता है, कंडों की उत्पत्ति होती है, यानी कि ईचिंग भी होगा। तो ये सारे लक्षण बताए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट अपने को फॉलो अप करना है, ठीक है, वृद्धि की अवस्था में तथा क्षय की अवस्था में, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो अगर वृद्धि हुआ है तो उसमें अपन ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जैसे पुरुष की अगर वृद्धि हुआ है तो उसे अपन क्या करेंगे, अतिसार नाशक चिकित्सा करेंगे, ठीक है। अतिसार नाशक जो चिकित्सा है वो पुरुष वृद्धि में कराना है, ठीक है। और अगर पुरुष का क्षय हुआ है, अतिसार मतलब डायरिया, ठीक है, इसको नष्ट करने वाली जो चिकित्सा है वो अपन पुरुष वृद्धि में कराते हैं। जबकि छह में अपन क्या करेंगे, तो छह में अपन जो है जौ, ठीक है, उड़द, राजमा, इसके अलावा भेड़ बकरी के मध्य भाग का जो मांस है वो प्रयोग किया जाता है। तो छह अगर हुआ है, ठीक है, पुरुष कम है, तो जौ उड़द राजमा भेड़ बकरी के मध्य का जो मांस है वो अपन प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर मूत्र की वृद्धि हुआ है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो प्रमेह नाशक चिकित्सा, यानी कि डायबिटीज को जो नष्ट कर दी, इस प्रकार की जो चिकित्सा है उसे अपन फॉलो अप करेंगे। तो प्रमेह नाशक जो चिकित्सा है उसका प्रयोग करेंगे। और क्षय की अवस्था में मूत्र नाशक जो चिकित्सा है उसका प्रयोग करेंगे। तो अगर क्षय हुआ है तो उसमें मूत्र नाशक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पे आपको बताया गया। फिर स्वेद, अगर स्वेद की अगर विधि हुआ है तो उसमें अपन क्या करेंगे, स्तंभन करेंगे, ठीक है, शीतल उपचार का प्रयोग करेंगे। तो स्तंभन व शीतल उपचार का प्रयोग क्या है, पुरुष विधि की
जो है चिकित्सा में आपका बताया गया है। और क्षय सॉरी श्वेत क्षय की सॉरी वृद्धि की चिकित्सा में बताया गया कि स्तंभन हो जाना, शरीर में शीलता की उत्पत्ति का हो जाना, ठीक है, सॉरी शीतल उपचार करेंगे। ये अपन क्या है पुरुष विधि की चिकित्सा में करेंगे। जबकि पुरुष अगर कम हो गया है, सॉरी स्वेद अगर क्षय हो गया है, स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, सॉरी, ठीक है, तो स्वेद अगर क्षय हो गया है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, व्यायाम करेंगे ताकि उसका स्वेटिंग निकले, ठीक है, अभ्यंग करेंगे यानी कि मसाज करेंगे, स्वेदन करेंगे, एक प्रकार का प्रोसीजर है, ठीक है, मध्य देंगे यानी कि अल्कोहल का प्रयोग करेंगे, तथा ज्वर के समान चिकित्सा करेंगे। कब क्या है, श्वेत के क्षय होने के कंडीशन में। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तब अवस्थाओं में दोष धातु और मल शरीर के मूल होते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता ही है। अब नेक्स्ट अपन लास्ट जो चीज है इस चैप्टर के अंतर्गत, दैट इज ओज। तो ओज के विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो ओज के विषय में क्या बताया गया है, इसके पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका पासवर्ड भी बता देता हूँ। तो इसका आपका पासवर्ड रहेगा A2SJ ठीक है, इससे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, A2SJ इसको कैपिटल में आपको लिख करके टाइप करना है, तो आपको पीडीएफ ओपन हो जाएगा। बात करते हैं ओज के विषय में। तो ओज के विषय में क्या बताया गया है, ओज किसको बोलते हैं, तो आपको पता है इम्यूनिटी को ही ओज बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है रस, जो आपके रस आदि जो सभी धातुएं होते हैं, उसका उत्कृष्ट तेज ऊर्जा ओज कहलाता है। तो सभी जो आपके धातुएं होती है उसका उत्कृष्ट जो तेज होता है या ऊर्जा जो होता है उसी को ही क्या कहते हैं, ओज कहते हैं। आजकल की भाषा में इसे अपन क्या बोलेंगे, रेजिस्टिव पावर, ठीक है, या कीटाणु से लड़ने की क्षमता से तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये आजकल अपन या इम्यूनिटी अपन बोल सकते हैं सीधा भाषा में। ओज का स्वरूप बताया गया है तो स्निग्ध सौम्य तथा लाल पीले वर्ण का होता है, ठीक है। तो कैसा होता है जो ओज होता है, वो स्निग्ध होते हैं, सौम्य गुण से युक्त होते हैं तथा लाल पीले वर्ण का होते हैं। कहाँ पे इसकी पोजीशन बताया गया, स्थिति बताया गया कि हृदय में स्थित रहता है, ठीक है, हृदय में स्थित रहता है। और हृदय में स्थित रहते हुए समस्त शरीर में क्या है, फैला हुआ रहता है यानी कि व्याप्त रहता है। ओज को क्या है, जीवन का आधार बताया गया। तो आपने मासानुमासिक विधि में भी देखा होगा कि ओज जो है वो जीवन का आधार होता है। अगर ये ओज जो है वो नष्ट हो जाए तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और ओज के ही कारण क्या है, शरीर में विविध प्रकार के जो भाव पदार्थ हैं वह उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। अब ये तो ओज के विषय में हो गया, विशेष रूप से आपको इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार ध्यान रख सकते हो। फिर नोट पॉइंट में यहाँ पे बताया गया आचार्य जो चक्रपाणी है, ठीक, होता है पहला भेद होता है ओज का, पर ओज, और दूसरा होता है, ठीक है, तो इनसे पूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं, ठीक है। जो अपर ओज होता है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। प्रमाण अगर पूछा जाए तो अर्धंजलि इसका प्रमाण बताएगा। तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, प्रमाण इसका क्या है, अर्धंजलि है। पर ओज के नाश होने पर मृत्यु भी हो जाती है, सॉरी, पर ओज के नाश होने पर मृत्यु हो जाती है। तो पर ओज जो है ये अगर शरीर से कम होगी, नष्ट हो गया, तो क्या है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, ठीक है। फिर ओज के लक्षण बताए गए हैं। तो ओज के क्या लक्षण होते हैं, तो ओज के लक्षण बताया गया है कि क्रोध, शोक, चिंता, भूख, प्यास आदि जो सभी कर्म होते हैं, ठीक है, ये क्षीण हो जाते हैं। तो ओज के लक्षण में बताया गया है कि क्या होता है, सॉरी, क्षय, क्षय अगर हुआ है, ओज अगर कम हो गया है तो उसके लक्षण है कि क्या होगा, आपको क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध आएगा, शोक, चिंता, भूख, प्यास आदि जो है वो सभी कम हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। साथ ही साथ डरा हुआ रहेगा जो व्यक्ति है वो, बिना कारण ही वो चिंता करने लगेगा। इंद्रियों में क्या है, वेदना की उत्पत्ति होना, कांति का मलिन हो जाना, उत्साह जो है वो समाप्त हो जाएगा, और शरीर जो है वो दुर्बल व कृश हो जाएगा। तो ये ओज क्षय के लक्षण है बताए गए। ट्रीटमेंट में क्या करना है, चिकित्सा में क्या करना है, तो जीवनी गण के जो औषध है, ठीक है, दूध है, मांस रस है आदि देना है। तो जीवनी गण के जो औषध है, ठीक है, दूध है, मांस रस है, इनसे अपने को ट्रीटमेंट करना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये विशेष रूप से ध्यान दें। फिर दोषों से रोग उत्पत्ति का क्रम बताया गया। तो जो दोष होते हैं उससे रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका प्रोसीजर या क्रम बताया गया है, कैसा होता है। तो जब आप क्या करते हो, जैसे कि मधुर आदि जो रस है, ठीक है, जो अपथ्य होता है, उनका अगर आप सेवन करते हो तो उससे क्या होगा, दोष जो है वो दूषित हो जाएंगे।
दोष जब दूषित होंगे तो धातुओं को भी दूषित करेंगे, ठीक है, या दोष दूषित होकर के सीधा आपके मल को दूषित करेंगे, जिसकी वजह से स्रोतोदुष्टि होगा और रोग की उत्पत्ति होगी। ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हो रहा है कि मधुर आदि जो आपके रस है, 6 प्रकार के जो रस, मधुर आदि मतलब टोटल 6 रस है, इनका अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हो, ठीक है, तो दोष दूषित होंगे, वो धातु को दूषित करेंगे, मल को दूषित करेंगे, फिर जो स्रोतस है, जो चैनल्स होते हैं शरीर को, उसको दूषित करके रोगों की उत्पत्ति करेंगे। ये यहाँ पे आपका बताया गया। अब जैसे कि आपका यहाँ पे जो चिकित्सा सिद्धांत है वो आपका बताया गया है कि धातु मल और की जो आपकी दोष है, इनकी वृद्धि में अपन क्या क्या एक सिमिलर चिकित्सा अपन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी, क्षय की कंडीशन में अपन क्या चिकित्सा कर सकते हैं अगर कम है तो। जैसे कि वात अगर कम है, ठीक है, साथ ही साथ धातुओं में अगर अस्थि जो है वो अगर कम है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वृहण चिकित्सा कराएंगे, ठीक है। अगर बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, वृहण चिकित्सा कराएंगे। और अगर क्षय है तो उस कंडीशन में लंघन चिकित्सा कराएंगे। तो ये चीज याद रखना कि अगर वात और अस्थि दोनों की जो चिकित्सा है वो सिमिलर बताया गया है कि इनको बढ़ाने के लिए वृहण कराना है और क्षय की अवस्था में लंघन कराना है। इसी प्रकार पित्त, रक्त और स्वेद, अगर ये क्या है, बढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में अपन कौन सी चिकित्सा कराएंगे, अब तर्पण चिकित्सा कराएंगे, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लंघन चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। और क्षय की अवस्था में संतर्पण चिकित्सा कराएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसी प्रकार अगर कफ, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ठीक है, ये सारे यहाँ से यहाँ तक अगर ये बढ़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में वृद्धि में अपन क्या चिकित्सा करेंगे, तो अवतर्पण यानी कि लंघन चिकित्सा करेंगे। और अगर क्षय है तो उस कंडीशन में संतर्पण चिकित्सा करेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। उतना कुछ नहीं है, बाकी जो चीजें हैं, ओज है, धातु है, मल है, उसको सेपरेट सेपरेट जो बताया वहां से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है, 11 चैप्टर, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12th चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।